नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम वीक 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और कल आपका ऑफ था और पिछले वीक में हमने अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी को पढ़ा और साथ ही साथ अवधी भाषा को हमने शुरू किया था। तो अवधी भाषा के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये दो जो टॉपिक थे, हिंदू प्रेमाख्यानकों की अवधि और समकालीन स्थिति, ये कल के वीडियो में ही आपको दे दिए गए थे और ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये हमने कवर करा लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वरूपगत विकास पढ़ेंगे। दोनों जो अवधि के जो दो उपविभाजन है, सूफियों की अवधि तथा राम भक्ति काव्यधारा की अवधि, तो उसका स्वरूपगत विकास पढ़ेंगे और अवधि की शक्तियाँ और सीमाएं हम पढ़ेंगे। अवधि पे टिप्पणी, ये जो हमने ऊपर तक जो पढ़ा है उसी से अवधि की टिप्पणी बन सकती है, तो ये आप स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमें आप पढ़ना है वो है स्वरूपगत विकास। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि जब भी स्वरूपगत विकास पूछा जाएगा तो आप दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक तो उसके ध्वनिगत व्यवस्था की चर्चा करेंगे या ध्वनिगत विशेषताओं की आप चर्चा करेंगे, और साथ साथ आप उसकी व्याकरणिक विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं सूफियों की अवधि की विशेषताएं। जो सूफी थे उनकी अवधि में क्या विशेषताएं हैं। ज़्यादातर आप पाएंगे कि दोनों की विशेषताओं में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समानता ही देखने को मिलेगी। तो आप कॉमन पॉइंट्स बना सकते हैं, केवल अंतर वाले पॉइंट्स को याद कर लीजिए कि कौन से वाले में सूफी में लिखना है और कौन से वाले में राम भक्ति में लिखना है। मोरलेस चीज़ें आपको सेम नज़र आएंगी। देखिए, पहले है ध्वनिगत विशेषताएं। तो देखिए अब क्या हो रहा है, वे की ध्वनि अब क्या बन जा रही है, बै की ध्वनि, बै का विकास हो रहा है। षटकोण वाला बन जा रहा है ख। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, ब्रंश अवट में देखा था, क्ष बन रहा था ख, अक्षर आखर बन गया था। ठीक है, याद आया आपको। ठीक है, तो वह बै बन जा रहा है, षटकोण वाला ख बन जा रहा है, री की तरह उच्चारण होने लग गया है और री की तरह ही लिखा भी जाने लग गया है। स्वर भक्ति यहाँ भी देखने को मिल रही है और क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ये दोनों विशेषताएं हमने अपभ्रंश, इस विशेषता है अवहट्ट में बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो जब आप लिखेंगे तो इसको डिटेल में आराम से लिख सकते हैं कि क्या होता है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, क्या होता है स्वर भक्ति, इस टाइप से आप लिखेंगे। ये बस शॉर्ट में आपको बता दिया गया है कि ये ध्वनियों का विकास हुआ है। तो वह क्या बन जा रहा है, बै के रूप में, श ख के रूप में, री के रूप में ही है, और स्वर भक्ति और क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, ये 5 विशेषताएं आप ध्वनि की विशेषताओं में याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके सामने इनके उदाहरण है वर्षा, बरखा, शट, खट, ऋतु, प्रकार, चित्त, चीत। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें आप याद रखेंगे। मोरलेस यही चीज़ें राम भक्ति वाले में दिखेंगी। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम इसकी व्याकरणिक विशेषताएं। तो यहाँ से व्याकरणिक विशेषताएं शुरू हो जा रही हैं। मैं लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए व्याकरणिक विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, तो पहले है लिंग की अगर हम बात करें तो पुल्लिंग संज्ञाएं और जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनके लिए क्या है, पुल्लिंग जो संज्ञाएं हैं वो क्या बन जा रही हैं, आकारांत, अकारांत और उकारांत। आकारांत मतलब जैसे राजा, अकारांत मतलब ऐसे अंत हो रहा है, काग, उकारांत पीयू। तो और जबकि स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं वो इकारांत बन जा रही हैं, धनी, है ना। तो ये अंत, जो अंत में जो ध्वनि आ रही है उससे संबंध है। तो पुल्लिंग के केस में ए, आ और उ की ध्वनि अकारांत के रूप में आएगी, जबकि स्त्रीलिंग में क्या आएगी, छोटी ई की ध्वनि आएगी। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है। फिर एक जो हमने देखा था ही जो विभक्ति है उसी से सारे कारकों का जो प्रयोग देखा था हमने। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी में भी ये वाली विशेषता देखी थी हमने। तो वो यहाँ पे भी प्रचलन है, ही विभक्ति से लगभग सभी कारकों का काम चलाया जा रहा था। इसी प्रकार जब वचन व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए न, नी और नह प्रसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। न, नी, नह प्रसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे हाथ से हाथन। ठीक है ना। क्रिया संरचना पर देखें तो वर्तमान काल के लिए तय रूप, भूतकाल के लिए स व वै रूप
और भविष्यत काल के लिए ब और है रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण से तय रूप तो हम पहले भी पढ़े थे, तो तय रूप करत बैठत, व से व रूप भूतकाल के लिए किन्हेसी, किन्हेसी इसका मतलब ये भूतकाल का भाव है। आव आव वह जो रूप है ये है भूतकाल का भाव है। भविष्य में व रूप चलब चल ही ये भविष्य के हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण आप याद कर सकते हैं। फिर विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन से परिवर्तित होने लगे हैं। ठीक है, जैसे झीना अगर इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो झीनी बन जाएगा, उजियारा उजियारनी उजियारी बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब विशेषण के विशेषण है वो लिंग वचन, विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन से क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। विशेषण क्या है, झीना, और लिंग वचन अगर बदलेगा तो ये क्या बन जा रहा है, झीनी बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा, क्या क्या देखा, ये हमने देखा पुल्लिंग संज्ञा और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में, ही विभक्ति के बारे में, एक वचन व्यवस्था, क्रिया व्यवस्था और विशेषण व्यवस्था। इतने पॉइंट काफ़ी हैं एग्जाम में याद करने के लिए। ऐसे ही राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं देखें या राम की अवधि की विशेषताएं देखें तो देखिए व ब श, वहाँ पर कौन सा श था, षटकोण वाला, यहाँ पर कौन सा श आ गया है, शंकर वाला, लेकिन बन किस में जा रहा है, स में। किस में बन जा रहा है, स में। यहाँ पे बन जा रहा था ख में। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखना है। फिर क्षय, मैंने जो आपको बताया था, क्षय क्या बन जा रहा है, ख बन जा रहा है, और यहाँ पे न का प्रयोग होता था, वह जो बन जा रहा है न के रूप में आ रहा है। तो ठीक है, विश्वामित्र यहाँ पर क्या बन जाएंगे, विश्वामित्र। कौशल्या क्या हो जाएंगी, कौशल्या। लक्ष्मण लखन बन जाएंगे। रावण रावण, रावण का रूप में उच्चारण होगा। ठीक है, तो ये ध्वनियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। शब्दावली के स्तर पर एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, राम भक्ति काव्य धारा में हमने देखा था कि तत्समी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। हमने जब तुलसीदास जी को भी देखा तो उन्होंने तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन तत्सम शब्दों का क्या किया है, अवधिकरण किया है। तत्सम संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण किया है, अमीय, बन। इसी प्रकार इसके साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, फारसी, अरबी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये तुलसीदास जी में हमने देखा था, गरीब, नेवाज, बांझ, दरबार, खलक, गुलाम, साहिब, ये शब्द वहाँ भी प्रयोग में हो रहे हैं। तो वो जो विशेषताएं जो हमने कल पढ़ी थी उसमें से कुछ विशेषताएं आप इसमें भी प्रयोग में ला सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। कारक व्यवस्था के लिए निर्विभक्तिक रूप या परसर्ग, ना विभक्ति हो ना परसर्ग हो, ऐसे निर्विभक्तिक रूप भी देखने को मिल रहे हैं। ही प्रत्यय से कई कारकों का काम चल रहा है, ये सूफी वाले में भी था। आधुनिक हिंदी के साथ परसर्गों का तीव्र विकास हो रहा है। कर्म, अधिकरण, संप्रदान के जो कारक चिन्ह है वो यहाँ पर विकसित होते हुए दिख रहे हैं, है ना। सर्वनाम व्यवस्था देखें तो वही जो आज की सर्वनाम व्यवस्था है उससे मिला जुला रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं, मोही, हम, तू, तुम्ह, तुम्हार, सो, वह, ते। तो ये याद करनी पड़ेंगे। देखो, कोई चॉइस नहीं है, इन चीज़ों को आपको याद ही करनी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि अगर जो आधुनिक, जो अभी की जो हिंदी है उसकी सर्वनाम व्यवस्था के 2-3 पॉइंट आपको ध्यान है तो एक एक दो ही आपको याद करने हैं। क्रिया व्यवस्था में अगर देखें तो वर्तमान काल के लिए तरूप, देखिए वहाँ भी तरूप ही था, सूफी वाले में भी। भूतकाल के लिए वहाँ पे 2 रूप थे, जबकि यहाँ पे जो जिस तरीके से देखने को मिलता हुआ है, देखी के, करी के, पावा, आवा। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या था, देखिए ये देख लेते हैं, से व रूप थे। ठीक है, से व रूप थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, व रूप तो दिख रहा है लेकिन स रूप नहीं दिख रहा। भविष्यत काल के लिए वहाँ पर ब और है रूप थे, सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये समानताएं भी पूछ सकता है आपसे कि दोनों में क्या समानताएं थी, तो वहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे। वहाँ पर एक वचन से बहुवचन बना रहे थे तो कौन कौन से प्रत्यय थे, न और नह। देखिए कहाँ है, ये देखिए, न, नी और नह, नी भी था। जबकि यहाँ पर कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं न और नह तो आ रहे, नी नहीं आ रहा है, नी आ रहा है। ठीक है, तो इन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया था। तो ये मोटी मोटी विशेषताएं हैं, ध्वनि विशेषताएं मैंने आपको बताई और व्याकरणिक विशेषताएं आपको बताई। अब जो टॉपिक बचता है वो है अवधि की शक्तियां और सीमाएं। अवधि में क्या क्या तो विशेषताएं थी, क्या क्या उसकी शक्तियों के रूप में मान सकते हैं और क्या क्या कमियां या सीमाएं देखने को मिलती हैं। पहले देखते हैं शक्तियां। देखिए,
अवधि का नाम आते ही आप याद कर लो राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है, और जायसी को याद कर लो, है ना, सूफी काव्य धारा, फिर चीज़ें निकलेंगी। देखिए इसकी शक्ति कहती है उदात्त व मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल भाषा है, क्योंकि रामचरितमानस लिखा गया है, उससे उदात्तपूर्ण रचना हिंदी साहित्य में है ही नहीं। तो अगर उसकी अभिव्यक्ति अवधि में हो सकती है तो उसके लिए बेस्ट भाषा है। यह न तो ब्रज से संभव था, ये मतलब यह तो न तो जैसे ब्रज एकदम कोमल कांत है तो वैसा भाव है, न ही हरियाणवी जैसा कठोर भाव है, तो बीच का से उदात्त वाली भाषा है ये। इसकी गति की, इसमें गति की तीव्रता कम और ठहराव अधिक है। उदात्त चाहिए तो आपको ठहराव लाना होगा, ठीक है। और ये अयोध्या क्षेत्र जो अवध क्षेत्र है, राम भक्ति काव्य धारा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर यह मर्यादा व औदात्य को क्या करती है, धारण भी करती है। लचीलापन भी है इसमें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तत्समी शब्दों का अवधिकरण किया गया, मिठासु, अमीय, तो ये विशेषताएं हैं। और दूसरा हमने देखा कि गरीब निवाज, दरबार, ऐसे जो विदेशी शब्द थे या देशज शब्द थे, उनको भी अपने में समाहित करने की क्षमता रखती है, मतलब समन्वयकारी क्षमता है या समाहार क्षमता अवधि की थी। दूसरा, इसमें ठहराव व बांधने की शक्ति है, प्रबंधात्मकता का गुण है। रामचरितमानस को आप सुनते जाइए, इसका सुंदरकांड आज भी इसका पाठ किया जाता है, तो इसमें प्रबंधात्मकता का भी गुण देखने को मिलता है। इसका जो प्रयोक्ता वर्ग है वो बहुत बड़ा है, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है, ऐसा नहीं है कि एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित भाषा है ये, ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा है। इसमें कुछ ब्रज भाषा से समानताएं भी देखने को मिलती है ना, तो इसकी वजह से क्या है कि ये ब्रजमंडल में भी बोधगम्य है, ब्रजमंडल में भी इसको कम से कम समझा जाता है। और इसकी भोजपुरी से भी निकटता है, भोजपुरी आज हिंदी में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये तो हो गई इसकी क्या शक्तियाँ, क्या हो गई शक्तियाँ। सीमाएं अगर देखें तो जो हम मर्यादा पूर्ण की बात करें तो केवल इसी की ही अभिव्यक्ति हो रही है, बाकी जो भाव हैं, उन जो चंचल प्रवृत्ति हैं, मनोरंजन का भाव है, उसको ये धारण नहीं कर पाती, श्रृंगार वात्सल्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाती, तभी सूरदास जी को ब्रज का प्रयोग करना पड़ा। आधुनिक जीवन की जटिलता और प्रतिदिन बदलते हुए समाज की प्रवृत्तियों को भी चित्रित करने में सक्षम नहीं है ये। इसमें मुक्तक वाली तेजी भी नहीं है, मुक्तक में मतलब एक ही शब्द में आप कई सारी चीज़ें बता दो, वो अवधि में सीमा है, जबकि वो ब्रज की क्या है, विशेषता है, जबकि वो क्या है, ब्रज की विशेषता। यही कारण है कि तुलसी जहाँ एक और रामचरितमानस लिख रहे हैं अवधि में, लेकिन जब वो मुक्तक का भाव लेते हैं, जो उनकी कवितावली जब आ जाती है, तो उसमें वो किसका प्रयोग करते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत तगड़ा उदाहरण है ये, इसको जरूर एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। इसमें चंचलता, समाहार क्षमता, कलात्मक प्रयोग की क्षमता नहीं है, ठीक है। इसमें वह लचीलापन भी नहीं है कि यह अपने स्थान का अतिक्रमण कर हिंदी के सभी क्षेत्रों को की भाषा बन जाए, मतलब वो क्वालिटी इसमें नज़र नहीं आती कि पूरे भारत की भाषा बन जाए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि रामचरितमानस जो ऐसी रचना है जो आज भी सबसे प्रसिद्ध रचना, आज भी प्रासंगिक रचना, आज भी प्रयोग होने वाली रचना है, वो होने के विश्व प्रसिद्ध रचना होने के बावजूद अवधि अखिल भारतीय काव्य भाषा नहीं बन पाई, ठीक है। तो ये आप इसकी कमियों में लिखेंगे। तो मोटा मोटा हमने इसकी शक्तियाँ और कमियों के 5 से 7 पॉइंट हमने देख लिए हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये अवधि का टॉपिक ख़त्म होता है। अवधि के कुछ टॉपिक हमने कल किए थे और कुछ टॉपिक हमने आज किए हैं, तो अवधि में इतना ही है। अच्छा उत्तर आपने लिखा है, मैं सबको काबिल तारीफ़ मानूंगा कि आप अच्छे अच्छे उत्तर लिख रहे हैं और आगे भी इसी तरह से लिखते रहेंगे। आपके जो भी सुझाव हो वो आप लिखकर भेज सकते हैं। तो अगले जो 2 दिन हैं, कल और जो परसों हैं, उसमें हम ब्रज भाषा को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।